लेक्चर नंबर 107। ओके, IFRS 8 में पेज 459 और पेज 460 में खोल रहा हूँ। बुक्स नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं, वैसे आज तो ले आनी थी। पेज 459 और पेज 460, ये भी नोट्स आएंगे, उस पर लिखा होगा, आपने रजिस्टर पे भी लिखना है तो ठीक है। अभी फोकस करें, बात समझें। ये घर जाके इस पे लिख लीजिएगा, पर्पस स्लैश बेनिफिट्स IFRS 8 के। IFRS 8 का पर्पस क्या है? प्रोवाइड यूजर्स विद डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हर सेगमेंट के डिफरेंट प्रॉफिट्स पता चल जाते हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, केमिकल में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो ग्रोथ शो। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क, मतलब जिसमें लॉस आ रहा है वो फिर रिस्की है। टेक्निकली अप्लाइज टू क्लासेस ऑफ बिजनेस, यानी हर क्लास का अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग ग्रोथ, अलग अलग रिस्क पता चल जाता है। टू अप्रिशिएट मोर थॉरोली the results of entity by permitting a better understanding of entity's past performance and future prospects। past performance कैसे पता चलती है? जाहिर बात है, आप IFRS 8 में कंपैरेटिव डेटा देते हैं ना, तो जब पिछले साल का डेटा देंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन हो जाएगा। इफेक्ट ऑन चेंज इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मे हैव ऑन अ बिजनेस एज होल, यानी कि जाहिर बात है पिछले साल एक रिपोर्टेबल था, इस साल नहीं है, अब वो चेंज हो गया तो उससे बिजनेस एज अ होल पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक दो नंबर का कभी सवाल आ सकता है, बेनिफिट्स या पर्पस ऑफ IFRS 8। अच्छा, IFRS 8 के नुकसानात क्या हैं? ये हम आंसर 3 कर रहे हैं असल में, तो मैंने तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन खोला हुआ है। क्रिटिकली एवेल्युएट IFRS 8, हमारे से नॉर्मली एवेल्युएट नहीं हो रहा तो क्रिटिकली एवेल्युएट। सेटिंग आउट एनी प्रॉब्लम्स, तो IFRS 8 में क्या प्रॉब्लम्स हैं? इन IFRS 8 segments are analyzed as a way management analyze them, मतलब जैसे CODM कह रहे वैसे चल रहे हैं हम, तो ये तो फिर मुनासिब नहीं है। तो ये एक इसका लिमिटेशन है। देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस इफ सेगमेंट्स ट्रेड विद ईच अदर, देयर इज लिटिल गाइडेंस ऑन पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। लोगों की ये राय है कि एक सेगमेंट अगर दूसरे सेगमेंट को चीजें बेचे तो थोड़े डिस्क्लोजर्स ज्यादा होने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड में भी डिस्क्लोजर कम है। तो शुक्र है हमारे लिए कि स्टैंडर्ड में कम है, लेकिन लोगों की ये राय है कि डिस्क्लोजर ज्यादा होने चाहिए। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? यानी एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को चीजें बेच रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग यानी अपनी प्राइस दूसरे पे शिफ्ट कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है वो। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो कुड लीड टू इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्पैटिबल सेगमेंट रिपोर्ट इवन फ्रॉम कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। बताएं डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या थे? कुछ CODM कह रहे थे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डिडक्शन माइनस ना करो, कुछ CODM कह रहे थे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए मिसाल के तौर पे इंपेयरमेंट माइनस ना करो। तो CODM की मर्जी है। अब इंटरनल रिपोर्टिंग डिफरेंट होने की वजह से जब ओवरऑल एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है चीजें, असल में मेन प्रॉब्लम समझे IFRS 8 में क्या है? IFRS 8 में ये वाली प्रॉब्लम A और C वाली बिल्कुल सेम है। A और C वाली प्रॉब्लम क्या है IFRS 8 में कि जिस तरह मैनेजमेंट चाह रही है उस तरह डिस्क्लोजर बन रहा है। अब अगर कोई और मैनेजमेंट किसी और तरह चाहे तो फिर उस तरह डिस्क्लोजर, यानी कि एक सेट फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड ने थोड़ा रिलैक्स रखा हुआ है, यानी मैनेजमेंट को रूम दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इसके ऊपर चले। ओके, ये IFRS 3 और 10 में पेज 517 है, साथ ही इधर खोल लें। किधर है ये देखें जरा, कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड इधर हमारे इसमें, ये पेज नंबर 517। ये मैंने थ्योरी इसकी नहीं कराई थी। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन ये होता है कि जहां एक एक्वायरर होता है जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है, जैसे PTCL ग्रुप होते हैं, इन दोनों को मिला के पेरेंट और सब्सिडरी। पेरेंट होते हैं जो कंट्रोल करे, सब्सिडरी होती है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी पावर पॉइंट स्लाइड्स में। एक्विजिशन डेट होता है जिस दिन आपका अगले पे कंट्रोल आया। एक्वायरी वो होता है जिसको खरीदा गया। डेट द एक्वायरर्स
एक्वायरर जिस पे कंट्रोल, और एक्वायरर कौन होते हैं? जो कंट्रोल ऑब्टेन करे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसमें दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हों। नेट एसेट्स होते हैं, आपको पता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक्विजिशन प्री आ रही और पोस्ट आ रही। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाले, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले वाले, एट द टाइम ऑफ एनसीआई, these are known as minority interest. Minority interest. Separate financial statements are those financial statements in which parent entity present its investment in subsidiary at cost or in accordance with IFRS 9 or using equity method. ये मैं आपको समरीज एक उसमें भी शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया था पेरेंट को चॉइस अवेलेबल है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पेरेंट को चॉइस अवेलेबल है। बार बार याद करें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट को चॉइस अवेलेबल है कि वो सब्सिडरी के लिए कॉस्ट मॉडल लगाए या IFRS 9 लगाए या बोलें इक्विटी मेथड लगाए, इसके पास चॉइस अवेलेबल है। लेकिन कंसोलिडेटेड में कौन सा मेथड लगाना है? इक्विटी नहीं, वो तो एसोसिएट के लिए लगाना है। सब्सिडरी के लिए जो कंसोलिडेशन में मेथड लगाना है, डेट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन मेथड। ये इंशाल्लाह ना सफ़े आपको इकट्ठे करके हम दे देते हैं, अगर ये चीज़ें जो है वो आपके जहन से निकली हुई हैं। कोई ऐसी बात नहीं, जाहिर सी बात है, पुरानी चीज़ें हैं तो जहन से निकल जाती हैं। ये ना भाई, ये सफ़ा आपको दिया हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जहाँ कंट्रोल आ रहा हो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट IFRS 9 या इक्विटी मेथड, और जहाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वहाँ एक्यू। लेकिन अगर कोई किसी की पर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोले कौन सा मॉडल, कॉस्ट या IFRS 9 या इक्विटी, और कंसोलिडेटेड में सिर्फ कौन सा, इक्विटी मेथड। तो ये डायग्राम मैंने पिछले दिनों भी आपसे शेयर की थी। अच्छा, अब ये 7-8 मिनट हैं, IAS 28 निकालें और फिर अब हम प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। ज़रा बच्चे आ जाएं तो IAS 28 पेज MCQ 20 निकालें। जो बुक्स नहीं लाए हुए कोई मसला नहीं, MCQ नंबर 20 का जवाब दें मुझे। MCQ नंबर 20 निकालें, मेरा नहीं ख्याल किया हुआ है। ये किया हुआ है? नहीं किया हुआ? अच्छा, एसोसिएट आम हालात में कौन सी होती है हमारी, जिसके हमने 20 से 50 के दरमियान शेयर खरीदे हों। लेकिन आपको पता है एसोसिएट ऐसे भी बन जाती है, नहीं बुक की कोई जरूरत नहीं, खैर है, एसोसिएट ऐसे भी बन जाती है, उन्हें कहो आए जरा बात सुनो, एसोसिएट ऐसे भी बन जाती है अगर, हाँ, एसोसिएट ऐसे भी बन जाती है अगर कोई डायरेक्टर हो हमारा, या एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही हो, और वो जो 4-5 बातें पड़ी थी। अब जरा देखें इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी हमारी, हाँ बांटे सिंगल पेज है ना? नहीं, ये तो नहीं, उस्मान से कहो, उसमें तो पास्ट पेपर नंबर डालने हैं और इसको लेक्चर करा के डालें। जी जल्दी पढ़ें और बताएं इसमें से कौन सी एसोसिएट है। कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे? एक्सेलेंट, ए ऑप्शन, वेल डन। 18% ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी ए है हमारे पास। शाहज़ैन इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दिस कंपनी। शाहज़ैन लिमिटेड कंपनी है,
हमारी कंपनी ने किसके शेयर खरीदे हुए हैं? कंपनी ए के। हमारी कंपनी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है इस कंपनी में, यानी 18% ज्यादा किसी ने नहीं खरीदे हुए। इसका मतलब ये नहीं कंट्रोल आ जाएगा, हाँ, इतनी लुट नहीं मची हुई। मैंने कहा था अगर 20% से कम भी और हमारा डायरेक्टर एक आ जाए तो फिर ये हमारी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। तो आप बता दें ये हमारी क्या बनेगी? एसोसिएट। आगे चलें। 23% शेयर से तो दिल चाह रहा है हमारी एसोसिएट बने, लेकिन पूरी बात पढ़ लें। 23% shares, Shah Zain has no representation on board of director, take no parts in management of company. Majority shareholders in company B have historically used their combined. Shah Zain एक कंपनी है, इसने कई जगह शेयर खरीदे हुए हैं, तो पूछा जा रहा है कौन कौन सी हमारी एसोसिएट है। Majority of shareholders in company B have historically used their combined voting right to keep any nominee of Shah Zain Limited off the board. और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक बंदा भी ना आने दें। अब देखने में तो आपके पास 20 से ऊपर शेयर हैं, लेकिन बातों से आपको ये नहीं लग रहा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम चला ही नहीं सकते? बताएं जल्दी। तो बातों से लग रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम चला नहीं सकते, यानी किसी भी किस्म की एंट्री वो हमारी अलाउ नहीं कर रहे। डन, आगे बढ़ें। बाकी एंड पे रखते हैं। %50 of equity shares of company C. The remaining 50% is held by unrelated party. Policy decision in company C must be agreed by both parties. ये sort of joint venture है, सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे, लेकिन इन एनी केस एसोसिएट तो नहीं है ना। ओ भाई छोड़ नोट्स को जो बांटे हैं, एसोसिएट तो नहीं है ना। आगे चलें। 46% शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डी। देखने में ये 20 से 50 लग रही है और ये हमारी एसोसिएट लग रही है अभी तक, बट the other shareholders are split between the various small investors. Other shareholders are split between the various small investors. Shah Zain Limited nominates 8 out of 10 directors. आप बता दें 10 में से 8 डायरेक्टर्स हैं और बाकी सारे शेयर होल्डर स्मॉल हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था शायद आपको याद हो, डिफेक्टो कंट्रोल। डिफेक्टो कंट्रोल क्या था कि 46% शेयर हमने खरीदे हुए, बोले डिफेक्टो कंट्रोल क्या था, और बाकी सबने 1-1% शेयर खरीदे हुए हैं। तो ऑब्वियसली फिर कंट्रोल किसका चलना है? हमारा। बल्कि एक पास पेपर का सवाल भी आया था, 45% शेयर हमारे हैं, बाकी पता नहीं 20% वालों को हमने कैसे बनाया और क्या स्टोरी है। तो डेट्स वाई इस सिनेरियो में बोले ये क्या बनेगी हमारी? बोले ना सब्सिडरी बनेगी या एसोसिएट? सब्सिडरी। डन। अच्छा, जो कुछ भी आप लिखना है ना, आप इस सफ़े के ऊपर लिखते रहें जो आज हमने आपको दिया है। किधर है फाइनल अकाउंट्स? किधर है? उसके नीचे सफ़ा डाला है। ये किधर आ रहा है? इधर फाइनल अकाउंट्स देखिए जरा। ये जो हजरात लेट आए हैं उनके पास अगर वॉल्यूम 1 है, एक भाई ने मुझे कंफर्म कर दिया कि एमसीक्यू 25 और 16, 25 और 26 हमने आईएफआरएस 16 का किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आप टिक कर लें जो लेट आए हैं। हमने सिर्फ ये किया, आईएफआरएस 8 की एक छोटी सी बात की है, आईएफआरएस 310 की छोटी सी बात की है, IAS 20 का पेज 684 करते हैं ताकि 10:30 बजे हम फॉर्मली शुरू करें। तो ये नोट्स आपको बांट दिए गए, तो इन पे चीज़ें टिक कर लें। IAS 38 आप शुरू करते हैं। इधर देखें, हमने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस डिस्कस किए आईएफआरएस 8 की। पेज 517 तो आसान सा था। पेज 684 के ऊपर अभी हमने जो है वो देखना है, MCQ 20 की है। पेज 684 निकालें। कौन सा टॉपिक है? एसोसिएट्स। किधर है? आप लोगों को नहीं मिल रहा तो मुझे कहाँ से मिलना है? अच्छा, बोले अगर कोई कंपनी हमारी एसोसिएट है और हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो चाहे एसोसिएट को कॉस्ट पे रखें, चाहे आईएफआरएस 9 पे, चाहे इक्विटी अकाउंटिंग करें,
नंबर 2, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, लेकिन अगर क्या बन रही हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारे लिए बाइंडिंग है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी बन रही हैं? पीटीसीएल की। किसकी बन रही हैं? पीटीसीएल की। अब इसके पास एक सब्सिडरी है, बोले बोले बोले, इसके पास एक सब्सिडरी है और एक एसोसिएट। असल में एक प्लस बात सुने, आज पेरेंट और एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहते। लिखें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो ऐसा करें ना, पेज 684 से ऐसे एरो खींच के, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसमें पेरेंट की कम से कम, बोले आगे फिक्रा पूरा कराएं, कम से कम एक एसोसिएट हो। नहीं 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 नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसमें पेरेंट की कम से कम एक सब्सिडरी हो, फिर कंसोलिडेशन होती है। ओके, तो an entity with significant account influence over an investee shall account for its investment in an associate using the equity method। तो बताएं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सिर्फ कौन सा मेथड लगा सकते हैं? इक्विटी। लेकिन अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब एक पीटीसीएल है, एक यूफोन है, एक रॉयल फैन है। यूफोन हमारी सब्सिडरी है, रॉयल फैन हमारी एसोसिएट है। एक पीटीसीएल है, एक सब्सिडरी है, एक यूफोन है, एक यूफोन है और एक रॉयल फैन है। अब मुझे बताएं, अगर मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं, बोले जरा, अगर मैं कंसोलिडेशन, तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आगे बोले, फिर कंसोली एसोसिएट को इक्विटी मेथड पर रखेंगे। बार बार बोलें, अगर मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं तो एसोसिएट को किस पे रखेंगे? इक्विटी मेथड। अब ये नोट करें आप, पीटीसीएल एक सब्सिडरी एक एसोसिएट, और लिखें पैरा 16। पैरा 16 में इस चीज की डिस्कशन हो रही है। पीटीसीएल है, एक सब्सिडरी है, उसकी एक एसोसिएट है। अब पढ़ें, ये फिक्रा समझ आ रहा है? An entity with significant influence over an investee, देखें, an entity with significant influence over an investee shall account for its investment in associate using the, अगर अकाउंटिंग हो रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर अकाउंटिंग किस में हो रही है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक्सेप्ट व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज फॉर एग्जेम्पशन। लेकिन अगर एग्जेम्पशन मिल जाए तो फिर खैर है। किसी को याद है पीटीसीएल को सब्सिडरी की काउंटिंग करते हुए एग्जेम्पशन कब मिली थी? कोई हाथ खड़ा करके 4 शराइत बताएं, पीटीसीएल को सब्सिडरी की कंसोलिडेशन करने की कब रिलैक्सेशन मिली थी? अगर पीटीसीएल की भी अपनी पेरेंट कंपनी हो और शेयर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में ट्रेड ना होते हो और अदर ओनर्स को इस पर एतराज ना हो, तो फिर पीटीसीएल इसकी कंसोलिडेशन ना करे। लेकिन एक शर्त यह थी कि फिर ऊपर वाली कंपनी इन सबको कंसोलिडेट करे। ये बात कितने लोगों को बात करने याद करने से आ गई याद? तो बोले पीटीसीएल सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करता था। बोले पीटीसीएल सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करता था। अगर पीटीसीएल का भी अपना कोई पेरेंट था और ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे लिस्टेड नहीं थे और पीटीसीएल का अपना पेरेंट वादा करता कि मैं कंसोलिडेशन करने को तैयार हूं जिसमें सारे आ जाएंगे। अब बता दें, अगर पीटीसीएल को IFRS 10 ने छूट दे दी है तो फिर आप इस पे भी इक्विटी मेथड ना लगाएं, कोई मसला नहीं, जो मर्जी लगाएं, कॉस्ट लगाएं, इस पे जो मर्जी लगाएं। An entity need not apply the equity method to its investment
to its investment in associate. An entity need not apply the equity method to its investment in associate if the entity is a parent that is exempt from preparing the consolidation. अब बात सादा से लिख लें। अब आप लिखें पैरा 17 और लिखें अगर पीटीसीएल को IFRS 10 में रिलैक्सेशन मिल गई है कंसोलिडेशन ना करने की, अगर पीटीसीएल को IFRS 10 में रिलैक्सेशन मिल गई है कंसोलिडेशन ना करने की, तो फिर IAS 28 तो फिर एसोसिएट पर भी इक्विटी मेथड ना लगाए। लेट आने वाले बस 2-4 मिनट वेट कर लें, फिर हम प्रॉपर तरीके से शुरू करने लगे। फिर एसोसिएट पर भी इक्विटी मेथड ना लगाए। ओके, ये आखिरी दफा अंग्रेजी अब पढ़ लें क्या बनी। एक एंटिटी को चाहिए कि जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसे कंसोलिडेशन करते हुए कौन सा मेथड लगाए। ये हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली हेडिंग। कंसोलिडेशन करते हुए कौन सा मेथड लगाए, इक्विटी, एक्सेप्ट जब उससे रिलैक्सेशन पैरा 16 में है, पैरा 17 में, रिलैक्सेशन पैरा 17 में है। ओके, एन एंटिटी नीड नॉट apply the equity method if associate in investment in associate if the entity is a parent that is exempt from preparing or if all of the following 4 conditions are met। वही बात उसने दोबारा लिख दी। अगर ये 4 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये 4 कंडीशंस किसी को याद है जो IFRS 10 में पढ़ी थी। एंटिटी इज the entity's debt or equity instruments are not traded in, the entity did not file एंड द अल्टीमेट पेरेंट वादा कर ले कि मैं प्रोड्यूस करूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बात को बेशक काट दें। ये वही बातें हैं जो हमने किस में पढ़ी थी, बोले IFRS 10 में। तो अगर ये बातें पाई जा रही हैं कि बोले जल्दी, अगर ये बातें पाई जा रही हैं कि सब्सिडरी को भी कंसोलिडेट नहीं करना, तो बेशक एसोसिएट पर भी इक्विटी मेथड ना लगाएं। क्लियर? अब आखिरी फिक्रा सुन लें दोबारा एक दफा सारा। कंसोलिडेशन करते हुए कौन सा मेथड लगाने, इक्विटी मेथड। कंसोलिडेशन करते हुए पहली बीवी दूसरी बीवी, इस तरह ज्यादा समझ आएगा। कंसोलिडेशन करते हुए दूसरी बीवी पे कौन सा मेथड लगाने, लेकिन शर्त यह है कि पहली बीवी आपकी सब्सिडरी हो। तो फिर तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं लेट आने वालों, ये हमने इनको बताया। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको नहीं कहते कि एक पेरेंट और एक एसोसिएट है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे नहीं कहते। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जिसमें पेरेंट का एसोसिएट तो चलो हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उसकी एक सब्सिडरी हो। तो जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है आपने, तो कंसोलिडेशन करते हो आपने ध्यान रखने की इक्विटी मेथड लगाने। लेकिन अगर आपको छूट मिल गई है सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने से, तो फिर इक्विटी मेथड इसके ऊपर भी लगाने की छूट अवेलेबल है। चलें जी, अब आप हजरात 15-20 मिनट जरा अटेंड कर लीजिएगा। मादरत, आप लोगों का हमने इंतजार नहीं किया। अच्छा, IFRS 8 में आ जाए, लिखें आज जो मैंने नोट्स बांटे उनके ऊपर कि पहले 20 मिनट्स हमने अटेंड करने हैं जाके लेक्चर के। IAS 38 ये जो नोट्स है ना, इनको जरा बेहतर कर लीजिएगा। मतलब स्कोप पैरा का पैरा नंबर लिखते रहिएगा, अगर लिखा हुआ है पैरा 2 और 3, कोई एक दो बच्चा बस लिख ले, कौन हाथ खड़ा कर दें, ताकि ये जरा नोट्स प्रॉपर ही हो जाए, कोई चीज़ की कमी ना रहे। ठीक है, आप दोनों लिख लें, फिर उसमें देख लेंगे, बाकियों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं। स्कोप पैरा जी पढ़ें। ये स्कोप पैरा IAS 38 का इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि बाकी स्टैंडर्ड हमने पढ़े नहीं होते थे। देखने वाले कहते हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट भी इंटेंजिबल है, लेकिन हमारा कहना है कि नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट इसलिए इंटेंजिबल नहीं है कि उस पर अलग स्टैंडर्ड लगता है। देखने वाले कहते हैं कि हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी एक तरह का लग रहा है इंटेंजिबल, लेकिन हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर अलग स्टैंडर्ड डील करता है IFRS 9। तो IAS 38 के स्कोप में हम कुछ चीजों को डालने लगे हैं, निकालने लगे। IAS 38 applies to all intangible assets except those that are within the scope of an
other standard. For example, IS 38 does not apply to following. Intangible assets held by an entity for sale. अगर आपने कोई intangible रखी बेचने के लिए है तो फिर तो आपको कारोबार है ये, फिर उनका रखना IS 2 में जाएगा और उनका बेचना IFRS 15 में जाएगा. Deferred tax asset, इस पे तो कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? IS 12. लीज ऑफ intangible assets. हाँ, intangible assets की लीज का कभी सवाल नहीं आया. ये तो लिखा होता है मशीन लीज पे ले ली, गाड़ी लीज पे ले ली, सॉफ्टवेयर लीज पे ले लिया, कोई मसला नहीं, तो लिख लें. अगर सॉफ्टवेयर लीज पे ले लेंगे तो बिल्कुल IFRS 16 वाली अकाउंटिंग होगी. मतलब सॉफ्टवेयर फिर पैसे देके ले रहे होंगे या सॉफ्टवेयर का 5 साल तक किराया दे रहे होंगे? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह लीज पे ले लिया तो उस पर IFRS 16 लगेगा. फाइनेंशियल एसेट्स, IS 32, IS 27 तो आपको नहीं पता, IFRS 10, IS 28 आपको पता है. तो फाइनेंशियल एसेट्स जो हमने पढ़े थे IFRS 9 में भी हैं बल्कि, तो फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर IFRS 9 वगैरह लगता है, IS 10 वो IFRS 10, IS 28 लगता है या IS 38? IS 38 तो नहीं लगेगा. गुडविल जो कि वर्किंग 1 में आती थी, गुडविल जो कि वर्किंग 1 में आती थी, उस पे भी ये स्टैंडर्ड नहीं लगता क्योंकि उसको डील करता है कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड. है तो वो इंटेंजिबल ही, लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि गुडविल अराइजिंग ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉल्स अंडर IS 38, फॉल्स अंडर IFRS 310, तो टिक करके आइएगा फॉल्स अंडर IFRS 310. इसको ये ना टिक करके आइएगा कि फॉल्स अंडर IS 38. हालांकि गुडविल क्या है? इंटेंजिबल, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट सारी किसने बताई है? किसी और स्टैंडर्ड ने. एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स. एसेट्स राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स कौन कौन से होते हैं? डेटर होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एसेट होते हैं. तो जिनके पास किताब नहीं है, डेटर और कॉन्ट्रैक्ट एसेट के आगे लिखें IS 38 नहीं लगेगा. वो नहीं आजकल मैसेजेस लोग कर रहे होते हैं, नीचे लिखा होता है इस तरह IS 38 क्रॉस. वो कोई बंदा अपनी वीडियो बताता है, नीचे लिखा होता है करतब कर रहा है टिक, और ये कर, समझ गए आप. और इसके ऊपर IFRS 15 लगेगा और IS 38 नहीं लगेगा. किन के ऊपर बोले? रिसीवेबल्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट एसेट के ऊपर. MCQ 12 खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब किताब ही खोलते रहेंगे आज पागलों की तरह, छोड़ने पड़े. आप लोग ट्रेन बना के बैठेंगे सारे, कम से कम 2-2 तो बैठते. बताएं जी. MCQ 12 IS 38. होम लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ सब्सिडरी इन द करंट ईयर. SL हैज अ, इसका पेज नंबर लिखे ना, 1110. यही तो चीजें पूरी करनी. हैज एक्वायर्ड अ सब्सिडरी इन द करंट ईयर. SL हैज ब्रांड व्हिच इज रिलायबली वैल्यूएबल एट 5 लाख. ये वैसे इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0, और फेयर वैल्यू 5 लाख. एंड अ कस्टमर लिस्ट व्हिच हैज बीन अनएबल टू वैल्यू. कस्टमर लिस्ट की वैल्यू नहीं निकल रही. अब क्या करें कस्टमर लिस्ट का? तो भाई कस्टमर लिस्ट गुडविल के अंदर ही कहीं गायब हो जाएगी, मतलब बैलेंसिंग आएगी लेकिन वो गुडविल में छुपी होगी, हमें अलग से नजर नहीं आ रही होगी. विच ऑफ दीज डिस्क्राइब हाउ दे शुड बी इंक्लूडेड. नहीं, दे तो नहीं, ब्रांड को तो गुडविल में ना डालें, ये तो ब्रांड एक्वायर्ड वाला है, इसको तो अलग रिकॉर्ड करें, ब्रांड को तो अलग रिकॉर्ड करें. वर्किंग 1 में आपको याद है अलग से ब्रांड डालते थे हम. द ब्रांड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज सेपरेट इंटेंजिबल. हाँ ये बात सही है. वेयर एज कस्टमर लिस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन गुडविल. मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाएगी. बोथ ब्रांड एंड कस्टमर लिस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड. ये बात गलत है क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही. द कस्टमर लिस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ सेपरेट इंटेंजिबल. वो तो है ही नहीं, इतनी बात गलत है तो आगे क्या पढ़ने का फायदा. अच्छा, एक जी आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. ये जो टेस्ट अभी आया था ना, सिर्फ 1-2 बच्चों ने सही किया. वो पहले सुन लें, फिर इसमें जाके आपको दिखा भी देता हूं. हालांकि ये सवाल मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है. गलती आप क्या कर रहे हैं ये सुने. जो भी अब बातें हो रही हैं उनका पिछली हमारी सुबह से बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए लेट आने वाले बिल्कुल परेशान ना. गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि
कंसोलिडेशन की वजह से IS 38 का सवाल सही सॉल्व नहीं कर रहे। कंसोलिडेशन में आपको आदत पड़ गई हुई है सरप्लस को डिप्रिशिएट करने की। आप लोग बुक वैल्यू लेते हैं, फेयर वैल्यू लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वर्किंग वन में सरप्लस निकालते हैं और सरप्लस को डिप्रिशिएट या अमोर्टाइज कर देते हैं। ये आदत बिल्कुल ठीक है, लेकिन IS 38 में ऐसा नहीं करना। IS 38 में टेक सरप्लस इन वर्किंग वन बट अमोर्टाइज फेयर वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी एस की किताबें आपको दी नहीं होती उसमें कि जिसमें ऑलरेडी अमोर्टाइजेशन चार्ज हो चुकी हो। कंसोलिडेशन के सवालों में तो आपको पता है एस की बैलेंस शीट पहले से दी होती थी। तो कंसोलिडेशन के सवालों में आपने क्या एहतियात करनी है, वर्किंग वन में जरूर सरप्लस लेके जाएं। मैं नहीं कह रहा वर्किंग वन में सरप्लस ना लेके जाएं, टेक सरप्लस इन वर्किंग वन, लेकिन जब अमोर्टाइज करने की बारी आए तो फुल एसेट को अमोर्टाइज करें या खाली सरप्लस को अमोर्टाइज करें? फुल एसेट को, उसकी फेयर वैल्यू को अमोर्टाइज करें। ये मैंने करवाया है आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट उस वक्त करवाया था जब हमने कंसोलिडेशन पढ़ी नहीं हुई थी। तो आपको पिछले दिनों एक टेस्ट दिया था, वो टेस्ट कोई करने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा टेस्ट करें वो। ये सवाल कंसोलिडेशन के बाद अब हम जाके देखते हैं, हालांकि एक दफा बाद में दिखाया भी हुआ है आपको, सिर्फ एक आधे बच्चे ने सही चीज की थी, बाकी जिनका मेरी नजर पड़ी थी, दो चार बाकी बच्चों के, उन्होंने सोल्यूशन सही नहीं किया हुआ था। देखें क्वेश्चन 22। अच्छा ये अलग बात है कि क्वेश्चन 22 के अंदर बुक वैल्यू निकालना भी एक चैलेंज था ताकि सरप्लस निकल सके। Average Limited is preparing its consolidated financial statements for year ended 30/24. The following information is available. Parent acquire entire shareholding of X lookup, ठीक है, तो NCI तो नहीं आएगी। For 4140. So what is investment 4140? बिल्कुल उसी तरह वर्किंग वन बनाइएगा आप लोग इधर भी। एडजस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट 4140। The carrying value of net assets appearing in Excel books on the acquisition date are below. सॉफ्टवेयर 400। सॉफ्टवेयर के बारे में आप कुछ नहीं बताया हुआ, सॉफ्टवेयर के बारे में आप कुछ नहीं बताया हुआ, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने नोट बनाने, नोट में लिखना है सॉफ्टवेयर। अब ये बुक्स कंसोलिडेटेड है तो ऑब्वियसली पेरेंट के भी इंटेंजिबल्स आएंगे और सब्सिडरी के भी, और यहां पे जाके जहां आप लोग लिखते होते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग में नहीं डालना, एडिशंस, एडिशंस में सेपरेट एक्विजिशन, इंटरनली जनरेटेड और बिजनेस कॉम्बिनेशन 400। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के जरिए बताएं कितना एडिशन हुआ, 400। तो ये एडिशन साथ साथ रिकॉर्ड करते रहना है। और अगर इसकी बुक वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू कुछ और होती तो फिर मैं फेयर वैल्यू लेके जाता वहां पे, वो भी आपको दिखाता हूं कैसे। प्रोडक्ट नियो, इसमें मसला है, ये इसकी बुक वैल्यू अवेलेबल है। अदर नेट एसेट्स 2880 को हम इग्नोर करेंगे, क्यों? इसलिए कि 2880 को यहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत बताएं? क्योंकि ये तो टेंजिबल्स का नोट नहीं है ना, इनटेंजिबल्स का है। और अदर नेट एसेट्स में तो टेंजिबल्स भी होंगे, करंट एसेट्स भी होंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज भी होंगी, ये सब कुछ होगा। ओके, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दिस फिगर इज वेरी क्रिटिकल। जिन लोगों के पास किताब नहीं है लिखें, 3490 से सवाल स्टार्ट करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग नहीं दी हुई। 3490 वर्किंग वन में लेके जाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग नहीं दी हुई। क्या करें फिर? अच्छा, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग की जगह हमें क्या चाहिए? नेट एसेट्स की बुक वैल्यू ले लें, कोई मसला नहीं। तो 3490 वर्किंग वन में लेके जाएंगे क्योंकि, इसी तरह रखो ज्यादा अच्छा, 3490 वर्किंग वन में लेके जाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल नहीं। ओके, आप बताएंगे पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा कितने का? 4140। सॉफ्टवेयर की प्राइस क्या है? 400। एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है नियो, इसका मैं 2880 इधर, सॉरी 210 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि इसमें नीचे जाके कोई मसला है।
पेज लेके आए, पेज लेके आए। अच्छा, इसकी बुक्स में नियो कितने की आ रही है? 210 की। इसकी बुक्स में नियो आ रही है 210 की। आप पढ़ें, अप टू एक्यूजिशन डेट। एक्यूजिशन डेट बताएं। 1 अक्टूबर 23। Up to acquisition date, Excel has incurred 150 and 350 respectively on R&D for product Neo. भाई वो पेज दें। तो up to acquisition, Excel had incurred, Excel ने incur किया है 150 और 350 on research and development for product Neo. अब बताएं यहां तक हमें क्या कंफ्यूजन आई कि चलो रिसर्च तो इसने नहीं डाली होगी, लेकिन ये 350 तो पूरा डालना चाहिए था ना। समझ आ रही है बात? आगे चलें, फिर बताओ क्या किया तुमने। Excel had only recognized cost incurred after recording criteria of internally generated intangible was met, that is Yakam July 22. Now you need not check कि उसने ये फिगर कैसे निकाली है। उसने क्या बताया है? उसने क्या प्रोडक्ट नियो पे रिसर्च कितने की हुई है? 150। टोटल डेवलपमेंट कितने की हुई है? फुल एक्सपेंस कितना आया है? 500। 500 में से 150 को वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस में ले गया होगा। सवाल बताए या ना बताए? 350 में से Excel had only recorded cost incurred after the recording criteria was met. 350 में से उसने कितना कैपिटलाइज किया? 2। ये 210 क्या है? अच्छी डेवलपमेंट, बुरी डेवलपमेंट? अच्छी डेवलपमेंट। नाउ यू नीड नॉट चेक कि यकम जुलाई 22 को पकड़े। असल में तो उसने प्रोजेक्ट शुरू होने की डेट भी नहीं बताई कि हम 350 को डिवाइडेड बाय इतने महीने मल्टीप्लाइड बाय इतने महीने करके ये फिगर निकाल लें। वो चैलेंजिंग तो तब होता जब वो बताता कि 350 इतने अरसे में हुए, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हुए, तो 210 आपको खुद निकालना पड़ता। टेस्ट का एक सवाल था, शुरू वाला टेस्ट, उसमें हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, वो बुक वैल्यू भी निकालनी पड़ी थी। अच्छा, अब सारी बातें साइड पर रखें। मुझे बताएं, जब भी कंसोलिडेशन करनी होती है या IAS 38 का सवाल करना होता है, तो हमने फेयर वैल्यू को किससे कंपेयर करना होता है? इन अमाउंट से या बुक वैल्यू से? बुक वैल्यू से। तो ये दो अमाउंट से रिलेवेंट होगी, 150 और 350। 350 का थोड़ा सा हिस्सा कैपी। नाउ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन व्हाट सब्सिडरी हैज ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड इन इट्स बुक्स? 210, so it is called as carrying amount. On acquisition date the fair value of R&D was 600. भाई आगे ना बताओ क्या स्प्लिट करेंगे, जब खरीद ली तो फिर सारी R&D वो है। नाउ व्हाट इज द बुक वैल्यू? इन दोनों को इग्नोर कर दो। व्हाट इज द बुक वैल्यू? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 600। और मैंने आज रूल क्या बताया? टेक सरप्लस इन वर्किंग वन। वर्किंग वन में सरप्लस लेके जाना है। और कंसोलिडेशन का सवाल हो तो भी यही करना है। व्हाट इज दिस? 600। व्हाट इज दिस? 210। ओके, पहले तो यहां से शुरू करें ना, वो जो 3490 यानी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह, 3490। इट इज बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब इसमें सरप्लस डालते रहें ताकि फेयर वैल्यू आ जाए नेट एसेट्स की। सो सरप्लस बताएं कैसे निकलेगा? ऑन नियो। आगे लिखा करें किसके ऊपर सरप्लस है, आप लोग सॉल्व करते हुए लिख नहीं रहे। व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड ऑन एक्विजिशन डेट? 210। व्हाट इज सरप्लस? 3। बट प्लीज टेक हेयर 600, डो नॉट टेक हेयर सरप्लस, क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडरी की बुक्स नहीं बनी हुई, हम नए सिरे से नोट खड़ा करना चाह रहे हैं। तो कंसोलिडेशन में क्या मसला आता था और इधर क्या मसला आता है? कंसोलिडेशन में हम 390 को ही एसेट्स में लेके जाते थे, लेकिन इधर किसको लेके जाया करेंगे एसेट्स में? अब डबल एंट्री पूरी नहीं हुआ करेगी, इधर सरप्लस इधर चला जाया करेगा। 210 इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें वो आप देख भी सकते हैं उधर जाके, 210 ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, तो इधर सरप्लस लेके जाया करेंगे और नोट के फेस पे क्या लेके जाया करेंगे? फेयर वैल्यू। जब नोट के फेस पे फेयर वैल्यू लेके जाएंगे तो मेरा अगला सवाल वहीं खड़ा है, जब नोट के फेस पे फेयर वैल्यू लेके जाएंगे तो अमोर्टाइज किसको करेंगे? फेयर वैल्यू को। अब गलती से कुछ लोग अमोर्टाइज किसको कर रहे हैं?
सरप्लस को। लेकिन कंसोलिडेशन के सवालों में तो कोई ऐसा मसला नहीं था, उसमें हम सरप्लस को ही करते थे अमोर्टाइज। लेकिन इधर किसको अमोर्टाइज करेंगे? फेयर वैल्यू को। अब जब अमोर्टाइजेशन वगैरह कैलकुलेट होगी तो डेट विल बी 600 डिवाइडेड बाय जो भी है मल्टीप्लाइड बाय इतने मंथ्स। तो ये जी कॉन्सेप्ट था जो आपको देना था। उसके बाद KL फर्दर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट ऑफ 90 ऑन नियो आफ्टर एक्विजिशन अंटिल द लॉन्चिंग डेट। दिस कंप्राइज मटेरियल, स्टाफ सैलरीज, ट्रेनिंग। मटेरियल तो कैपिटलाइज होगा, स्टाफ ट्रेनिंग फारिग हो जाएगी। तीसरी कौन सी चीज है? मटेरियल, स्टाफ सैलरीज। मटेरियल और स्टाफ सैलरीज दोनों कैपिटलाइज होंगे और ट्रेनिंग एक्सपेंस में चला जाएगा। अब हमने क्या करना है? 600 इधर उठा लिया, अब हम इंटरनली जनरेट खुद किए। बताएं 32 और 24, लेकिन पेपर में कहीं ना कहीं आपने उसको शो करना है। एग्जामिनर अक्सर कहता है कि बच्चे फिगरें बड़ी अच्छे तरीके से ला रहे हैं, लेकिन कोई ये गलत चीज ऐड कर देते हैं, उसको पता नहीं चलता कौन सी 4 चीजें ऐड करके आप लाए। तो व्हाट इज 32 और 24? नाउ हम 656 को करेंगे अमोर्टाइज। वो तो 600 को मैंने वैसे आपको करके दिखाया था, मतलब उन्होंने फर्दर काम भी किया फिर। सो आज क्या सीखा हमने? सरप्लस को कहां लेके जाना है? वर्किंग वन में। लेकिन इधर क्या लाना है? फेयर वैल्यू लेके आना। अच्छा, ये गलती क्यों हो रही है बच्चों से कि बच्चे सिर्फ सरप्लस को अमोर्टाइज कर रहे हैं? वो इस वजह से भी हो रही है कि पास्ट पेपर जो क्वेश्चन नंबर 9 था, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 जो था, उसमें असल में क्या था ये देखें। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 में, अच्छा इसके बाद सारा कर करा के आपने फिर गुडविल बैलेंसिंग निकालनी होती है इसकी, और गुडविल को ले जाना होता है। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 10 में 8 में क्या था? ऑन यकम जुलाई वी एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग फॉर 1950। तो यहां क्या आ जाएगा? 1950। अच्छा, जो एनसीए का प्रोपोर्शनेट निकालना है ना, वो बुक वैल्यू सरप्लस वगैरह डाल के जो फिगर इधर आएगी उसमें एनसीए का प्रोपोर्शनेट निकाला करना है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन द एक्विजिशन डेट वाज इतने, सॉफ्टवेयर इतने। अच्छा, सॉफ्टवेयर की नीचे मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई। अगर सॉफ्टवेयर की भी नीचे मार्केट वैल्यू दी होती ना तो मैं 200 को लेता इसकी बुक वैल्यू, और अगर नीचे फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की दी होती 210, तो फिर 10 को लेके जाता सरप्लस में और 210 को लेके जाता नोट में। लेकिन फिलहाल मैं 200 को पकड़ूंगा और 200 को पकड़ के एज इट इज यहां फेंक दूं। Other net assets. In respect of ML, following information is available. Till acquisition date, ML incurred R&D of 80 on a product ABC, Neo की बजाय। ML had not recorded this as an asset because the criteria was not met. On the acquisition date, its fair value was 95. तो असल में इस सवाल की वजह से बच्चों को मसला हो रहा है। इस सवाल में तो कैरिंग वैल्यू है ही 0। अब जब कैरिंग वैल्यू 0 है, नियो को 210 का रिकॉर्ड किया हुआ था, इसको सिरे से रिकॉर्ड ही। नाउ व्हाट इज फेयर वैल्यू? 90? ना फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 0। सो व्हाट आई विल टेक हियर? 90 minus 90. And what I will take here? I will not take here surplus. I will take here 90 minus 0 वाला 90। तो बता दें इधर फेस पे क्या जाने? 90। और कई दफा आपसे बैलेंस शीट मांग रहे हैं IS 38 की, तो उधर भी आप बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे? पूरा 90, यानी फेयर वैल्यू। और अगली एडजस्टमेंट तो वैसे ही आसान है। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कस्टमर लिस्ट वाज 20। कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू क्या है? 20। तो कस्टमर लिस्ट तो जो ML's कस्टमर लिस्ट होती है वो तो सेपरेट किताबों में वैसे ही रिकॉर्ड नहीं हुई होती, तो इसकी कैरिंग वैल्यू, इसका फेयर वैल्यू। तो लकीली इस सवाल में जो दोनों एडजस्टमेंट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू और सरप्लस बराबर था। क्यों बराबर था बताएं? कैरिंग अमाउंट 0 थी। लेकिन ज्यादा अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें फेयर वैल्यू और सरप्लस बराबर नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी नियो की कोई कैरिंग अमाउंट आ रही है। डन? सो दैट वाज इट जो आपको बताना था। टिक कर लें इसको भी। क्वेश्चन 18 निकालें, पेज 1056।
जी लिखें, उस पेज पे लिख लें, नहीं तो जो आपको सफा बांटा है उस पे लिख लें, एरो डाल के इस पे। रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज के दो तरीके हैं। रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज के दो तरीके हैं। नेट रिप्लेसमेंट मेथड और ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। नेट रिप्लेसमेंट के साथ लिखते हैं ओल्ड, जो हम आज तक करते आए हैं, और ग्रॉस रिप्लेसमेंट के साथ लिखते हैं न्यू। पेज नंबर बताएं। 1056। कंपनी प्रोड्यूस द फॉलोइंग डिटेल्स एज 31 दिसंबर 14 बिफोर इवैल्यूएशन। और इवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 14 की है। जिन कम डिडक्शन वगैरह इसमें सारी पड़ी हुई है, इस साल की डिडक्शन रिकॉर्ड होगी भी है। नेट रिप्लेसमेंट मेथड में एंट्रीज करें और ग्रॉस। पहले नेट में कर लेते हैं। यही होता था फॉर्मेट। अच्छा, बुक वैल्यू बताएं। 31 दिसंबर 14 को क्या आ रही है, कॉस्ट कितनी है और रकम रिडक्शन 140। अब रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। सरप्लस 110। एंट्रीज क्या बनेगी 60 रुपए की। दो एंट्रीज होती है ना, पहली वार्म अप की, अकमोडेशन डेबिट। अच्छा, एसेट का नाम नहीं दिया हुआ। अकमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, और एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीएल। ये पुराना मेथड है, इसके ऊपर हेडिंग देते हैं नेट रिप्लेसमेंट। इसको नेट क्यों कहते हैं? बताएं इसको नेट क्यों कहते हैं? जी, अकमोडेशन नेट कर दी ना। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, इसकी वर्किंग देखें। बिफोर इवैल्यूएशन, दरम्यान में थोड़ी जगह छोड़िएगा, और आफ्टर इवैल्यूएशन। कॉस्ट लेस accumulated appreciation is equal to book value। जी, on 31/12/14, what is cost, what is accommodation 140। आप बताएं आफ्टर वाली फिगर किसको चेंज करना है? अब इन
इन तीनों के सामने मैंने आगे 3 फिगर्स लिखनी है ना आफ्टर में, तो किस फिगर को चेंज करूं मैं? जो डेटा अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है, डेटा क्या अवेलेबल है कि 140 किस पे चला गया? 250। अब इसके बाद आप डिफरेंट कलर की बॉल पॉइंट ले लें ताकि हम अब सॉल्व करें सवाल को। ये डेटा किसमें गिवन था? क्वेश्चन में। चलो नहीं है हमारे पास ब्लू। अच्छा, ये डेटा किसमें गिवन था? क्वेश्चन में। अब ग्रॉस करें दोनों को इस जबरदस्त तरीके से बढ़ाएं कि जवाब 250 आ जाए। यानी बात समझ गए हैं शायद आप, बुक वैल्यू इन्फ्लेट हुई है तो इन दोनों गुब्बारों को भी ऐसे फुलाएं कि जवाब वहीं खड़ा हो 250। क्या करेंगे? ये फिगर इस पे पड़ी है तो बताओ, एक फैक्टर लगवाएं, एक फैक्टर लगवाएं। ये 200 140 टाइप है तो मेरे कैलकुलेटर अगर 250 टाइप होता, मतलब इस 60 के साथ भी ये 60 140 टाइप है तो अगर ये 250 होता, ये फैक्टर लगाया करेंगे। इससे चीजें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी या ग्रॉस हो जाएंगी? ग्रॉस, ग्रॉस रिप्लेसमेंट। अब ये आप लोग डिफरेंट बॉल पॉइंट से कर रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन की तरफ मूव कर गए हैं। जवाब देखें क्या आ रहा है। दोनों का डिफरेंस नहीं, यही आ रहा है ना। इसका नाम रख दें फैक्टर, एक फैक्टर लगाया करना। एंट्री बताएं। इसमें दो नहीं एंट्रीज हुआ करेंगी, ओनली वन जनरल एंट्री हुआ करेगी। एंट्री बताएं ना, बिफोर आफ्टर को सामने रखे। चेंज वाला कॉलम बना दूं, एंट्री नहीं आ रही तो चेंज 157 से एसेट बढ़ गया और ये 60 से 107 पे चली गई। अब कम रिडक्शन कितने से बढ़ गई? 47 से वर्सेस, और बाकी बैलेंसिंग आ गया। इस फॉर्मेट में सरप्लस नहीं आया, यहाँ एंट्री में निकला करेगा सरप्लस 110। वही मतलब एंट्रीज के तरीके से सरप्लस तो नहीं बदलेगा ना। जी राजा भाई ले जाओ 5.5। ओके डन। उस्मान को बुलाएं। बस कर दो भाई जान, आ जाओ। चले रहने थे भी तो लिखें फैक्टर हुआ करेगा डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू। फैक्टर हुआ करेगा डिवाइडेड, इधर लिख लें हमेशा कैसे, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू पे चीजें पड़ी हैं उनको किस पे ले जाओ? फेयर वैल्यू। भाई वो सफा भी डाल दो ना, जो समरी बनाई है तीसरे सफे पे वो डाल दो, फाइनल अकाउंट की हेडिंग देखें।
ओके निकालें जी IAS 12 क्वेश्चन 16 पेज 292। भाई इनको नोट्स में डालो ना, नोट्स के हेडर फुटर जो आ रहे हैं वो उसमें डाल के लाओ। तीसरा पेज भी, पेज नंबर 292। बस ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी टॉपिक का कोई सब टॉपिक ना छूटे आपका। ये वैसी एडजस्टमेंट मैं करवा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था एडजस्टमेंट्स करवाना मकसूद नहीं होता। ऐसे ही बच्चे कहते हैं ये एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही, ये भी करवा दें, ये समझ नहीं आ रही, ये भी करवा दें। तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, एडजस्टमेंट तो समझ कहाँ आनी है। एडजस्टमेंट तो कोई ना कोई ऐसी होनी है, वरना आई कैप को आई कैप क्यों कहा जाए फिर। 292 ईस्ट एडजस्टमेंट में भी इजी मार्क्स सारे लोगों के आ जाने थे, जैसे आप कहते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स सबके आ जाने थे। कैसे? पॉइंट नंबर 6 एज ऑन 31 दिसंबर। अच्छा भाई एक ये मसला भी एड्रेस कर लें आज, रिवीजन ये बड़ी जरूरी है। एक इस सवाल में कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ कि हमारे साल खड़े हो अगले साल का, या इस ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये सवाल है 20 की करंट टैक्स वर्किंग में कौन सा रेट यूज करेंगे? 32। जो करंट में करेंगे वही रिकॉन में। 20 के डेफर टैक्स में कौन सा रेट यूज करेंगे? 32। 21 की करंट टैक्स में कौन सा रेट यूज करेंगे? 35। 21 की रिकॉन में 35। 21 की डेफर टैक्स में 35। तीनों जगह ये रेट यूज होगा, तीनों जगह ये। तो मसला सिर्फ आएगा डेफर टैक्स के टी काउंट में। मसला सिर्फ आएगा डेफर टैक्स के टी काउंट में। मसला क्या आएगा डेफर टैक्स के टी काउंट में? किस साल आएगा मसला? पहले ये मेरा मसला हल करें, फिर अगली बात बाद में। किस साल आएगा मसला? 21 में। 21 में 21 की रिकॉन किस पे बनी हुई है? 35 पे। 21 का कैरी डाउन किस पे पड़ा हुआ है? कोई मसला नहीं। 21 का ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा हुआ है? तो किसको सेट करेंगे? बोले ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है 32 पे, इसको ले जाएंगे 35 पे। उसके लिए 3 का फर्क डालेंगे। डन। एक ये सवाल होते हैं, एक और सवाल होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। सवाल किस साल के? 22 का। सवाल किस साल के? 22 का। इंटरेस्टिंग वाली कहानी छोड़ें। 22 का रेट क्या है? 25। 22 का रेट क्या है? 25%। और डेटा अनलकीली किस साल का दे रहे हैं? 23 का। लेकिन सवाल किसका सॉल्व करवा रहे हैं? 22 का। बोले 22 में खड़े होकर 23 का रेट पता चल गया। 22 में खड़े होकर 23 का रेट पता चल गया। 22 की करंट टैक्स में कौन सा रेट यूज होगा? 25। 22 की रिकॉन में 25। 22 के DTL स्लैश एज ऑन, जहां काफी सारी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आती हैं, वहां कौन सा रेट यूज होगा? 30%। वहां कौन सा रेट यूज होगा? लेकिन ये मसला यहां रुकेगा नहीं। ये मसला अब आगे टी काउंट पे एक मसला डालेगा। जब आप जाएंगे टी काउंट में, अब तीनों जगह सेम रेट यूज नहीं हुआ। करंट टैक्स में क्या हुआ है? 25। रिकॉन में 25। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस जो 7-8 आती हैं, पीपी इंटेंजिबल, उसमें रेट 30%। ये मसला यहां रुकेगा नहीं। डेफर्ड टैक्स जब टी काउंट बनेगा तो टी काउंट के अंदर जाके जो कैरी डाउन कैलकुलेट हुआ होगा वो हुआ होगा 30 पे, और रिकॉन में पड़ा होगा 25। अब सेट किसको करना पड़ेगा? कैरी डाउन को। सेट किसको करना पड़ेगा? कैरी डाउन। ठीक है, तो
इसमें ना आप ये सवाल ना लिखो, सवाल का नंबर मैं आपको लिखवाता हूं। ये सवाल ज्यादा ये वाला अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो मैंने आपको एक और रिवीजन भी करवा दी, वो हम पॉइंट 2 के तौर पर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का रेट और क्वेश्चन नंबर बोले ना 16 का रेट कौन सा उठाना है, इसकी भी जरा रिवीजन करवा दिया आपको। 14 में अलग कहानी चल रही है 16 में, लेकिन 16 में बताया तो नहीं होता किस साल का कितना रेट है, कब पता चला, लेकिन 14 में बताया होता। क्वेश्चन 14 में 14 दिखाया नहीं, लेकिन उसी तरह का नीचे सवाल था। अच्छा, मैं तो अभी कुछ और कराने आया हूँ। मैं क्वेश्चन 16 के एडजस्टमेंट नंबर 6, इन दोनों के एडजस्टमेंट नंबर डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन 16 के एडजस्टमेंट नंबर करवाने आया हूँ, बाद में डाल दीजिएगा। एक बुक मंगवा दो, ये नोट करें साथ साथ, एक बुक मंगवा दो उधर से। क्वेश्चन नंबर 16, एज एट 31 दिसंबर 2021 टीटीडीज ऑन अदर आइटम्स। अदर आइटम्स का क्या मतलब है, ऊपर वाले या ऊपर वालों के अलावा? जल्दी बताएं ना, अदर आइटम से क्या मुराद है, ऊपर वाले या ऊपर वालों के अलावा भी कोई आइटम्स हैं? मिसाल के तौर पे इस सवाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लाइसेंस था, और डीकमीशनिंग थी, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थी। तो पीपीई भी होंगे हमारे, पीपीई तो मेन एडजस्टमेंट होती है। तो टीटीडी ऑन अदर आइटम्स, डीटीएल स्लैश ए, बोले एज ऑन 31 दिसंबर 20, और फिर डीटीएल स्लैश ए एज ऑन 31/12/21, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, हेडिंग अदर आइटम्स, अदर आइटम्स एज ऑन 31/12/21 द, अभी बस इधर देखिए, एज ऑन 31/12/21 द टीटीडी ऑन अदर आइटम्स इज 30। तो ये नंबर मैं कह रहा था सारे बच्चों के आ जाने थे। और आगे चलें, हाउएवर ऑन 2020 एज ऑन टीटीडी, एज ऑन इज 39। ये डिफरेंसेस की वजह ऐसे आइटम्स की है जो पी एंड एल में जाते हैं, यानी ओसीआई टाइप चीज नहीं है, पी एंड एल की वजह से। अच्छा, मैं अदर आइटम, अब यहां पे बात समझ आ गई। यहां पे मैं कह रहा हूं आपको पासिंग मार्क्स मिल गए, 9 रुपए आपने करंट टैक्स में लेके जाने थे, जो बच्चे नहीं लेके गए वो भी पेपर में पास होके आ गए। एडजस्टमेंट समझ ना आ रही हो तो पासिंग मार्क्स तो ले लिया करें ना, डेफर टैक्स में डालने के उसने नंबर रखे हुए थे, यहाँ पे रेट लगाइएगा और आगे खत्म होगी बात। तो ये नंबर इंशाल्लाह सारे बच्चों ने ले लिए होंगे, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अब समझाना क्यों था मैंने इस एडजस्टमेंट को आपको, कि इसमें से करंट टैक्स में क्या जाना है, इसमें से करंट टैक्स में क्या जाना है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि इसमें ना डिविडेंड रिसीवेबल मैं एज्यूम कर लेता हूँ। पीपी में जरा अकाउंटिंग डेफिशिएंट टैक्स डेफिशिएंट भी होती है, वो जरा समझाने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं डिविडेंड रिसीवेबल एज्यूम कर लेता हूँ। डिविडेंड रिसीवेबल पिछले साल कितना था, 39, और इस पे टैक्स लगना था जब कभी ये रिसीव हो। वो रिसीवेबल कम होके कितना रह गया, 30, किस साल, 21 में। तो बोले डिविडेंड रिसीवेबल कितना था, क्योंकि डिविडेंड रिसीवेबल इसलिए कह रहा हूं कि उसकी टैक्स बेस जीरो होती है ना जब कैश अकाउंटिंग यूज हो रही हो, तो मुझे जरा समझाना आसान हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं डिविडेंड रिसीवेबल। तो डिविडेंड रिसीवेबल कितना था, 39, कितना रह गया, कितना रिसीव हो गया, 9, तो 9 पर इस साल टैक्स देना पड़ा होगा, 9 पर इस साल टैक्स देना पड़ा होगा। कैसे, पिछले साल टैक्सेबल कितनी चीजें थी, टैक्सेबल, इस साल टैक्सेबल कितनी है, तो कितनों पे टैक्स दे दिया। ये बात समझ आई, दोबारा सुने, पिछले साल टैक्सेबल कितनी थी, इस साल टैक्सेबल कितनी रह गई, तो कितनों पे टैक्स दे दिया, 9 पे। इस तरह नहीं समझ आ रहा तो इस तरह समझे, डिविडेंड रिसीवेबल, भाई पहले बात समझो ना, इधर उधर ना देखो। डिविडेंड रिसीवेबल कितना था, कितना रिसीवेबल रह गया, कितना रिसीव हो गया होगा, वैसे बताएं कितना रिसीवेबल गिर गया ना, कितना रिसीव हो गया होगा, और फिर अगर उस पे कैश बेसिस पे टैक्स लग रहा है तो फिर 9 पे तो टैक्स लगा होगा, किस साल टैक्स लगा होगा, 2021 में। किस साल टैक्स लगा होगा, क्योंकि 22 के एंड पे तो 20 के एंड पे तो रिसीवेबल था,
और इधर रिसीवेबल गिर गया तो रिसीव किस साल हुआ? फिर ये जो 21 रिसीव हुआ होगा तो करंट टैक्स में जाके इस पे क्या दिया होगा हमने? टैक्स। एक बात याद रखिएगा, जो रिसीवेबल रिसीव होते हैं उन पे करंट टैक्स में जाके क्या दिया जाता है? इसलिए 9 को आपने करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना था? ऐड। 9 को करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना था? इस ऐड करने के बच्चों को नंबर नहीं मिले होंगे, लेकिन इस एफर्ट का मुझे नहीं समझ आ रही क्या फायदा हो गया। आधा नंबर आपका आ जाएगा अगर आपके टर्न में ये सवाल आ गया, आपके टर्न में इस तरह का आना कोई नहीं। तो लिखें फिलहाल ये वाले नंबर लें और फिर लिखें करंट टैक्स में क्या जाएगा। अदर आइटम को मैंने क्या एज्यूम किया? डिविडेंड रिसीवेबल। कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग। डिविडेंड रिसीवेबल, ये देखो ना नोट्स में लिखा हुआ है 16 का 6। ये अब छोटा सा लिखें 21 में 9 रिसीव हो गया। इसकी वजह तो नहीं लिखने की जरूरत है, रिसीवेबल 39 था, रिसीवेबल 30 रह गया तो 9 रिसीव हो गया। 21 में 9 रिसीव हो गया, इसलिए उसको करंट टैक्स में ऐड करें, करंट टैक्स की वर्किंग में। 21 में 9 रिसीव हो गया इसलिए उसे करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड करें ताकि रिसीव होने पे टैक्स बने। अब भाई ने पूछ लिया है थोड़ा सा लंबा सवाल, तो इन भाई के सवाल का जवाब हम देते हैं हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट। पहले मैं बनाता हूं 2020 का टी काउंट, फिर मैं बनाता हूं 21 का टी काउंट। 20 के टी काउंट में मुझे उसने कैरी डाउन दिया है डिविडेंड का 39, तो बैलेंसिंग आ गया पी एंड एल। कितना माय डियर? 39। सही है। अच्छा, अगला साल आया, अगले साल ये ब्रॉड डाउन बना 39 और ये कैरी डाउन हुआ 30, तो कितना रिसीव हुआ? 9। तो भाई कह रहे हैं इस साल के पीबीटी में कुछ पड़ा हुआ? नहीं नहीं, इस साल के पीबीटी में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, इस साल के पीबीटी में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, इस साल तो बस रिसीव हो रहा है। पिछले साल के पीबीटी में आपने कितना उल्टाया होगा? 39। इस साइड पे जाने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं कितनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे, बस सादा सी जो मैंने वजह बताई है वो लिख लें। वजह क्या लिखी है आप लोगों ने? आपको पता है कि टीटीडी तब आता है जब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। तो अदर आइटम का नाम नहीं दिया हुआ था, तो अदर आइटम का मैंने नाम ले लिया डिविडेंड रिसीवेबल। आप सादा सी बात बताएं, रिसीवेबल था कितना? बस बात को फैलाए मत, सादा सी बात में रिसीवेबल था कितना? 39। रिसीवेबल रह कितना गया? 30। तो रिसीव कितना हुआ? डिविडेंड इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव, डिविडेंड इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव, नॉर्मली ये होता है। हाँ, कभी अर्न बेस पे भी हो सकता है, मैं मिसाल देनी है ना। डिविडेंड इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव, सो इफ इट इज रिसीव देन टैक्स इट। टैक्स लगाने का तरीका क्या है? करंट टैक्स में जाके टैक्स लगाएं। तो नहीं, बाकी 30 को कब डालेंगे? बाकी 30 पे टैक्स कब देंगे?
जब तो अगले साल के करंट टैक्स की वर्किंग में कितना ऐड होगा, बोले 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 30। अगले साल के करंट टैक्स की वर्किंग में 30 ऐड हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। और ये 39 उल्टाया कब था, 2020 में। 2020 में करंट टैक्स की वर्किंग में 39 उल्टाया था, फिर 9 रिसीव होने पे करंट टैक्स में डाला, अब 30 उससे अगले साल रिसीव होगा, उससे करंट टैक्स में डालेंगे। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा अब मैं चेंज अगर करूं तो फिर ये जरा बात थोड़ी सी समझाने के एतबार से लेंथी हो जाएगी, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं। अगर ये 41 हो जाता, मतलब बढ़ जाता, अभी तो कम हुआ है ना, इनके पास किताब नहीं है लिखें, अगर 3041 हो जाता तो फिर करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करते हैं, कोई रट्टा ही बोल देना, चले रट्टा ही बोल दें, लेस करते हैं ना, लेस करते हैं। तो फिर करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करते हैं, लेस करते हैं। अच्छा अब वजह देख लें, वजह अगर देखनी है पहले इजी मार्क्स लें जी। 30 कितना हो जाता, 41। अब मुझे बताएं पिछले साल डिविडेंड रिसीवेबल कितना था, 39। इस साल रिसीवेबल कितने बताएं, इस साल रिसीव कितना हुआ, कोई बंदा बता दे भाई का लाल, इस साल रिसीव कितना हुआ। तो रिसीव नहीं हुआ तो करंट टैक्स में कुछ ऐड तो करने की जरूरत, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा हमें। टैक्स कब देना पड़ता, उल्टा रिसीवेबल बढ़ गया। जब रिसीवेबल बढ़ा तो रिसीवेबल बढ़ने की वजह क्या होगी, कैश आया या इनकम, सोचे 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 सोचे, टी अकाउंट बना के देखें 39 और 41, बैलेंसिंग पी एंड एल वाली साइड पे आ रहा होगा। हाउ टू टैकल, टी अकाउंट बना के देखें। अब इनकम पे तो टैक्स लगता नहीं है जब तक ये क्या ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो इधर फिर टू क्या करना पड़ना था, लेस करना पड़ना था। अब टी अकाउंट बनाए, टी अकाउंट बनाए, बोले डिविडेंड का टी अकाउंट ओपनिंग कितना है 39 और क्लोजिंग 41। आप लोग भी बना लीजिएगा 39 और 41। पी एंड एल में कितना गया, 2 को क्या करना पड़ेगा करंट टैक्स में जाके उल्टाना पड़ेगा, और पिछली मिसाल में क्या करना था, ऐड करना था। ये समझाना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें टी अकाउंट बनाना पड़ा है, वो समझाना जरा आसान था। तो हाउ टू टैकल से वैसे कर लिया करें, हाउ टू टैकल आप लिखें, आप जहां आप लोगों ने लिखे अगर 3041 होता तो लिखें आगे हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट और टी अकाउंट बनाएं। और अब उर्दू में लिखें टी अकाउंट बना के, 2 की इनकम आई है, इसको उल्टा दें और कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। करंट टैक्स में क्या करते थे, रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश, लेकिन 2 की इनकम आई है, इसको करंट टैक्स में उल्टा दें। चीजें सारी समझाई जा सकती हैं, लेकिन मतलब ये कि अब कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है ना, कितना जाए बंदा आगे। अच्छा अब सारे इधर बताएं मुझे, क्या पूछने लगा था, चलें सोचते हैं ज्यादा जगह। हाँ मैं ये कहने लगा था पीपी से समझाना कितना मुश्किल हो जाता, पीपी की कैरिंग अमाउंट अज्यूम करनी पड़ती है, टैक्स बेस अज्यूम करनी पड़ती है, फिर डिफरेंस निकालना पड़ता है, फ्यूचर में इतनी अकाउंटिंग वाला डिडक्शन, फ्यूचर में इतनी टैक्स वाला डिडक्शन, वो तो पता नहीं स्यापा हो जाना था, ये एडजस्टमेंट समझ भी नहीं आनी थी। तो हमने ऐसी एडजस्टमेंट ली है जिसमें टैक्स बेस को हमने क्या रखा है, जीरो। टैक्स बेस को जीरो रखने का क्या फायदा हो गया कि जरा समझाना आसान हो गया। तो इस तरह हट के कभी बात आ जाए तो जिंदगी में कोई दोस्त भी आपसे कह सकता है, तो उसको इस तरह करके कर दिया फारिग। ओके
भाई उन्हें कहीं आप लेके आए वो जल्दी से। IAS 1037 में आपको प्रोविजंस भी लिखनी आती हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज भी लिखनी आती हैं, आपको वर्चुअली सर्टन भी लिखना आता है। अच्छा, मेरे साथ साथ जरा इसका लिखना रिवाइज कर लें। मैंने आज आपको रिवाइज करवाना है फ्यूचर रिपेयर और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। फ्यूचर रिपेयर और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। इस कॉलेज के एतबार से मुझे फ्यूचर रिपेयर की मिसाल दे दें। इस कॉलेज के एतबार से फ्यूचर रिपेयर की मिसाल दे दें। मतलब कि पेंट एक मिसाल है फ्यूचर रिपेयर की। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एजेंसीज आएँ और कहीं जी आप लोगों के जनरेटर से डीजल धुआं निकल रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर देखें अगर अवेलेबल है ना मार्केट में, तो वो लगाएं, वो लगाएं। ये पॉलिसी हमने बना ली है, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगवाएं। तो इट इज फ्यूचर रिपेयर, बट यू कैन स्टिल अवॉइड इट। हाँ, बिजनेस बंद कर दें, जो मर्जी करें, फ्यूचर रिपेयर। तो ये एक फ्यूचर रिपेयर की मिसाल है। इसी तरह ICAP वाले आए और ICAP वाले कहेंगे ये व्हाइट बोर्ड शाइट बोर्ड अब खत्म करें, अब यही टेक्नोलॉजी आ गई, अब हर जगह हर क्लास के अंदर यही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए बस। तो इट इज फ्यूचर रिपेयर, यू कैन अवॉइड इट। यानी फ्यूचर एक्सपेंडिचर मीन्स फ्यूचर एक्सपेंडिचर। तो फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर एक्सपेंडिचर नोट्स में लिखा होगा। ओके, वो और लफ्ज़ है, फ्यूचर इवेंट्स और लफ्ज़ है, उसको प्लीज़ मिक्स ना करें। आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, उसका जवाब सुन लें। फ्यूचर इवेंट ये होता है कि आपने लास्ट टाइम प्लांट की डिसमेंटलिंग की है 10 मिलियन में, लेकिन आपको पता है फ्यूचर में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे प्लांट की डिसमेंटलिंग सिर्फ 6 मिलियन में हो जाएगी। तो उस नई टेक्नोलॉजी का आने का अगर ज़्यादा चांस है, वर्चुअली सर्टन है कि वो नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो फिर आप प्रोविजन 10 पे ना बनाएं, 6 पे ही बनाएं। वो फ्यूचर इवेंट है, वो कुछ और है। फ्यूचर इवेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर एक्सपेंडिचर की। फ्यूचर लॉ वाली एडजस्टमेंट तो ये थी कि मतलब हमने कुछ अरसे से किसी जगह पे कंटेमिनेशन कर रहे हैं, तो ईयर एंड के ऊपर वर्चुअली सर्टन हो गया कि एक लॉ आने वाला है अगले साल जिसमें पास्ट की कंटेमिनेशन को भी साफ करना है। तो अगर लॉ का आना यकीनी था तो हमने कहा था उसकी ऑब्लिगेशन बना लें, वो ये था। अच्छा, मेरा भी फोकस था फ्यूचर रिपेयर पर। फ्यूचर रिपेयर ये है कि जनरेटर्स को चेंज करना है फ्यूचर में, कॉलेज की आपने सफ़ेदी करवानी है, स्टॉक को रिपेयर करना है फ्यूचर में, स्टॉक को रिपेयर करना है फ्यूचर में क्योंकि डैमेज हो गया। इस सारे की कोई प्रोविजन नहीं बनती, इस सारे की कोई प्रोविजन। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कुछ हो रहा है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस होता है कि फ्यूचर में ऑपरेट करोगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करोगे तो लॉस नहीं आएगा। फ्यूचर में लोन लेना है, वो लोन इतना पे मिलेगा नहीं, जितने पैसे मांगेंगे उतने लोग देंगे नहीं, इसकी वजह से फ्यूचर में लॉस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, ना लें। ये है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। कॉलेज वालों ने फ्यूचर में ACCA का बैच लगाना है, उस पर लॉस आना है, तो इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। तो फ्यूचर में अगर ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। और एक होता है फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर एक्सपेंडिचर। तो फ्यूचर रिपेयर और फ्यूचर एक्सपेंडिचर बिल्कुल ये अलग चीज है, इन दोनों को आपस के अंदर जो है वो मिक्स नहीं किया जाएगा। ओके, अच्छा, मैं अभी वो सोच रहा हूँ, उससे पूछो कितनी देर में कॉपीज आ रही हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, प्रोविजन के बारे में क्या लिख के आते थे, एज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, so a reliable estimate can be made, therefore a provision will be recognized. contingent liability के बारे में बोलें, as the chance of losing the case is नहीं, contingent liability का पूछ रहा हूं, as chance of losing the case is so a contingent liability will be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial effect. अच्छा,
contingent asset as receipt is virtually certain। अभी बैठ जाए, सबके लिए कॉपीज करवाई हैं बच्चे की ने, बैठ के। as receipt is virtually certain so a asset will be recorded। लेकिन उधर क्या होता था, as receipt is probable so a contingent asset will be disclosed। और एक और होता था जहां ना लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, एज एट ईयर एंड देयर इज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन सो नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड। बांटे सफा, पॉज करें वीडियो, मुझे यूएसपी दे दे पहले। ओके अच्छा, ये पास पेपर के क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स हैं, इनको घर जाके कोई मैच कर ले। मैंने तो इनको सिर्फ कंपाइल किया, टीए को बाद में कहा था कि इन एडजस्टमेंट नंबर डाल देना, सही डाली होंगी उसने एडजस्टमेंट नंबर। अच्छा, हम अब फ्यूचर रिपेयर्स के पास पेपर, ये सारे सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं, दूसरा सफ़ा निकालें नोट्स का, ये सारे सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं। अ मशीन वॉज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, द एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट इज but its carrying amount exceeds its expected sale value, how should the repair cost and impairment be accounted for? पहले मुझे बताएं, a machine was damaged in an accident, estimated repair cost is 18 million। क्या 18 मिलियन की रिपेयर कॉस्ट की मैं लाइबिलिटी बुक करूं? बताएं क्यों? क्योंकि इट इज अ फ्यूचर रिपेयर। पेपर में क्या लिख के आएंगे, बोलें बोलें बोलें, नो प्रोविजन शुड बी recognized for the future repair cost of। अच्छा, सबका सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा, no future because there is no at the reporting date। आगे ये डेटा आप कहेंगे सर कहां से आया, 120 मिलियन 340, भाई मुझे क्या पता कहां से आया, पास पेपर क्वेश्चन 26 खोल के देख लीजिएगा। हमने तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने एडजस्टमेंट डालनी है सारी, हमने को पूरी पूरी एडजस्टमेंट डालते ये तो 3 सफ़े बन जाते, तो हमने तो शॉर्ट फॉर्म में एडजस्टमेंट डाली है। अगली एडजस्टमेंट भी पढ़ें, आपको फीलिंग आ रही होगी फ्यूचर रिपेयर की या फ्यूचर एक्सपेंडिचर की। फ्यूचर रिपेयर की जगह हम साथ करेंगे फ्यूचर एक्सपेंडिचर। बताएं स्मेल आ रही है इस एडजस्टमेंट से वो वाली? कैसे? द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन डीजल रिक्वायरिंग इंजन रिप्लेसमेंट बिफोर व्हीकल्स कैन बी यूज्ड, शुड अ प्रोविजन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्सपेक्टेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट? बोलें नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज कंपनी हैज, मतलब अगर ये सारे पॉइंट्स आप याद नहीं कर सकते तो हमने ये नीचे डाल दिया है, फिर ये याद कर लीजिएगा कम से कम। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो वो ये सारे सिनेरियोज में जवाब यही है। सिनेरियोज 4-5 हैं, रिपेयर कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिन्यूअल कॉस्ट, मतलब ये सारा अगर आप याद कर लें तो सबका जवाब यही है, मतलब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, एक लाइसेंस रिन्यू मैंने करवाना है 5 साल बाद, और मेरा इरादा भी है 5 साल बाद रिन्यू करवाऊंगा। आज इसकी प्रोविजन बुक करूं? क्यों? ये बोले ना, ये बोले बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिन्यू द लाइसेंस, सो रिन्यूअल कॉस्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड से मतलब होता है प्रोविजन इसकी नहीं बनाई जा सकती IAS 37 में। ये पास पेपर का क्वेश्चन 24 है मेरे ख्याल से। आगे चलें, चेक ना करे कोई साथ साथ, टाइम जाएगा जी। एक नया लॉ आया है जिसके मुताबिक मैंने अपने प्लांट को मॉडिफाई करना है अगले साल, यानी प्लांट को अच्छा खासा उसमें से पुर्जे निकाल के नए पुर्जे डालने हैं, और नया लॉ आ गया है, नया लॉ आ गया है। शुड एस्टिमेटेड मॉडिफिकेशन कॉस्ट बी रिकॉर्डेड एज प्रोविजन? क्यों? हाँ ये फिक्रा बोलें, बिकॉज देयर इज एट द रिपोर्टिंग डेट द कंपनी कैन अवॉइड द एक्सपेंडिचर बाय चेंजिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। ये भी डाल आया करेंगे, डाल के आना तो। लेकिन इस तरह का लफ्ज़ आप डाल सकते हैं कि ये वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए, और इन्वेंट्री है तो NRV निकालने के लिए फ्यूचर का डाटा रेलेवेंट हो सकता है। वो हमने इधर नीचे डाली हुई है लाइन, वो आपको भी पढ़ाते हैं। इस तरह की लाइन डाल सकते हैं। इंटेंजिबल में तो इस तरह की लाइन ना डालिएगा, अजीब सी लगेगी। मतलब गवर्नमेंट ने अगर डीजल इंजन के ऊपर कर दिया तो गाड़ियाँ अगर स्टॉक में पड़ी हुई हैं तो NRV टेस्ट से गुजार लें, और अगर गाड़ियाँ उस पर पड़ी हुई हैं, एसेट हैं, तो फिर IAS 36 लगाएं। तो IAS 2 और IAS 36 लगा के आए, ये डिस्कस आप कर दीजिएगा थोड़ा सा।
अ न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशन रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ, ये हो गया। डिफेक्टिव इन्वेंट्री विल बी रिपेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा इरादा भी है कि रिपेयर कराए बगैर बेचना नहीं है। बताएं प्रोविजन बनाएंगे इसकी, किसकी तरफ लायबल है? किसी की तरफ भी नहीं। अगर रिपेयर करा ली होती और पैसे ना दिए होते तो आई होप शायद इस सफ़े से फ़ायदा हो जाए आपको कुछ। तो नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज रीवर्क इज अ फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हाउएवर डैश 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 हाउएवर IS 2 के मुताबिक NRV लॉस वाली कैलकुलेशन हम कर लेंगे, ये नोट्स में डाल देंगे। चलें अब जी इन सबको सॉल्व करने का तरीका बताएं। पेपर में ये लाइन डाल आया करें, आप लोग डरते हैं ये लाइन डालने से। पेपर में पहले ये लाइन डाल के आए, ICAM नहीं डालता, कभी कभी डाल देता है। प्रोविजन इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ एंड इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड एंड अमाउंट कैन बी रिलायबल। ये डाला आया करें लाइन, ये भी डाल के आए। जनरल सोल्यूशन देने का तरीका। Therefore no provision is recorded for, इनमें से सिनेरियो देख लीजिएगा पेपर में कौन सा आया। फ्यूचर रिपेयर कॉस्ट, फ्यूचर 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 रीवर्क कॉस्ट एज, असल तो ये बात लिख के आनी है एज देयर इज, पहले प्रोविजन की डेफिनेशन आ जाएगी और फिर आ जाएगा हमारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं फ्यूचर रिपेयर करवाने की। बल ये लॉजिक है छोटी सी। However, where event is an indicator of impairment, the related asset should be tested for by assessing its recoverable amount. If the carrying amount exceeds the required, impairment loss should be recognized. And for inventory, NRV loss. मतलब ये कि ऊपर वाले सिनेरियोज में ये पैरा भी डालें। अब कैसे डालेंगे ये पैरा बताएं? ये शायद ऊपर बार बार डब्बे में ना डाला हो, ये पैरा कैसे डालेंगे? एनवायरमेंटल रेगुलेशन रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन लाइन, बता अब इस पैरे को बताएं कैसे डालेंगे? द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर शुड इंस्टेड बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द, समझ आ गई बात? तो इन सारे सिनेरियोज में ये पैरा भी डालें तो इनमें से तो एक ही लाइन आएगी ना, तो ये तो फिर अच्छा खासा जवाब बन जाएगा आपका। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। ड्यू टू एन accident, VL is unable to fulfill a customer order. As a result, customer cancelled the contract without any penalty. अगर पेनल्टी होती फिर तो ऑनरस बन जाता ना, पेनल्टी वाला चक्कर ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी ना हो वो तो ऑनरस वैसे ही नहीं बनता। Cancellation is expected to result in future loss of profit 50 million. अगर कस्टमर का ये ऑर्डर मेरे पास रहता, मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ था, इस सवाल में क्वेश्चन 26 में मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक कस्टमर था मेरा पुराना, वो मेरे से सामान लेता होता था। उसने जब देखा मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया तो उसने कहा इनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, मैं ये ऑर्डर किसी और को कर रहा हूँ। पेनल्टी शनल्टी थी कोई नहीं, वो किसी और के पास चला गया। अब फ्यूचर में मैंने उसे चीजें बेचनी थी, उसके लिए चीजें बनानी थी और मेरी डेप्रिसिएशन से सारी चीजें रिकॉर्ड होनी थी और फिर जाके मुझे फ्यूचर में जीपी आना था, वो नहीं आएगा। अब बताएं आप इसके लिए किसकी तरफ लायबल फील करूं? तो इसको फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर एक्सपेंडिचर तो ना कहे मेरे ख्याल से, ये तो अजीब सा लफ्ज होगा फ्यूचर रिपेयर। सादा सी बात है यार, एक दुकानदार है, वो दुकानदार पूरे मोहल्ले के अंदर घी के डब्बे बेचता है और सारे कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम तुमसे ही लिया करेंगे। अब उसकी दुकान के ऊपर आग लग गई, कोई मसला हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब लोग आए, लोगों ने कहा यार आइंदा से तुम्हारे से घी के डब्बे नहीं लेंगे। वो पड़े भी नहीं हुए उसके पास स्टॉक में कोई, वो तो बनाएगा और फिर ऑर्डर पड़े भी नहीं हुए उसके पास। अब वो सोच रहे बैठ के, ओहो ये कस्टमर तो आते थे, प्रॉफिट आता था, 50 मिलियन जाता चला जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है यानी प्रॉफिट अगर आपको 500 मिलियन आने तो 450 आएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कम आएगा। बाकी कस्टमर्स तो आते रहेंगे, एक ही गया ना। तो बताएं क्या लिख के आएंगे? नो, द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ प्रॉफिट इज अ, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा बस, तो फ्यूचर से ऑपरेट करें, एग्जिस्टिंग फ्रॉम फ्यूचर ऑपरेशंस रादर देन therefore it does not satisfy the recording criteria.
अगला पढ़ें। ईयर एंड से पहले की सप्लायर है वो बैंकरप्ट हो गया है, मतलब होंडा एटलस कार के लिए जनरल टायर समझ लें, होंडा एटलस कार गाड़ियां बेचती है, जनरल टायर बैंकरप्ट हो गया। बिफोर द ईयर एंड की सप्लायर ऑफ WL वेंट बैंकरप्ट, लें causing disruptions in supply of essential components। आप बताएं हमें essential component होंडा एटलस कार के लिए कौन सा है? टायर। गाड़ी बनाने के लिए essential component कौन सा है? टायर। बिफोर ईयर एंड जनरल टायर went bankrupt causing disruption to supply of essential। WL expects to incur additional sourcing cost of 16 million to obtain supplier from alternative vendors। अब हमें पता नहीं इधर उधर से कराची भी जाना पड़ेगा और सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे 16 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि अब नए सप्लायर ढूंढना उसके अपने मसले मसाइल होंगे। बताएं आप, मतलब किसी की तरफ लायबल तो फील नहीं कर रहे ना। हमारा सप्लायर अगर फारग हो गया तो हमने सप्लायर चेंज करना है, सप्लायर चेंज करने की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो जब सप्लायर चेंज करने की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, आप बैठे हुए थे, कोई टीचर दुनिया से चला गया, अब आपको दूसरे कॉलेज जाना है, दूसरे कॉलेज जाके अलग फीस पे करनी है, ये करना है वो करना है, लेकिन रात को आप लायबल तो फील ना करें ना, क्योंकि दूसरे कॉलेज तो नहीं गए अभी आप। तो इसलिए इट डजंट मीन कि अब आप किसी की तरफ लायबल फील करें। तो ये दूसरी एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास्ट पेपर में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की। आगे चलें। हाँ जी बोलें, ये कैसे है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस? साल के बाद हमने क्या एंट्री करनी है? ओ भाई बता दें ना, साल के बाद क्या एंट्री करनी है? कैश डेबिट FL क्रेडिट। ये सारे पास फेवर कराए हुए हैं आप लोगों को। कैश डेबिट FL क्रेडिट। ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशन इशू इज एक्सपेक्टेड टू रेज 100 मिलियन लेस देन ओरिजिनल प्लान। मतलब डिस्काउंट पे इशू करने पड़ेंगे, यानी कि 400 मिलियन थे तो 300 मिलियन रुपया सरमाया आएगा और 2% इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन हायर फ्यूचर फाइनेंस कॉस्ट। अब क्या करें, इसकी प्रोविजन बनाएं आज। अगर आप फ्यूचर में ऑपरेट ना करें, नो प्रोविजन शुड बी। अच्छा, इसमें भी पहले डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। द लोअर प्रोसीड्स फ्रॉम बॉन्ड इशू एंड द इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट आर फ्यूचर ऑपरेटिंग। फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएंगे ना, आर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम फ्यूचर। और बार बार वो लिख रहे हैं, they do not present obligation at balance sheet date, they do not create a obligation at balance sheet date, they do not satisfy the obligation ये है ही नहीं बैलेंस शीट डेट पे, किसकी तरफ लायबल है? भाई छेती करें, करो करी जाने, सबने ऑडिट की क्लास लेनी है। ड्यू टू टेम्परेरी क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ रिपेयर। सारा कारोबार बंद कर दिया या रिपेयर वाली पोर्शन बंद कर दिया? हमारे कारोबार में रिपेयर करते होंगे या और भी कई काम करते होंगे। QGL expects that it will be unable to fulfill certain sales order। इसकी वजह से ना हमें अब कुछ लोग चीजें रिपेयर कराने आते थे, अब वो नहीं आएंगे, तो फ्यूचर के प्रॉफिट में हमें लॉस आने 10 मिलियन का। No provision or disclosure is required. The expected reduction in profit is future operating loss, which does not meet the definition of provision. However, such expected loss may indicate related assets। Impairment इधर भी लिख के आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, impairment इधर भी लिख के आ सकते हैं, जैसे ऊपर लिख के आए थे। Temporary suspension of production due to repair result in future should approve। ओहो, ये तो वो कॉपी पेस्ट हो गया। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, यही तो हुआ था, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये पास हुआ क्वेश्चन 20 में, जिसमें भी ये खैर है। पढ़ें जी। पूरा तसल्ली से एक एक लाइन। No provision should be recorded for future loss of profit arising from contract cancellation. No provision should be recorded for future expected additional cost resulting from supplier bankruptcy। नया सप्लायर ढूंढने में टाइम लगेगा ना। नो प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर लोअर प्रोसीड्स एंड हायर फाइनेंस कॉस्ट। ये लफ्ज तो सवाल से उठा रहे हैं ना, क्या है, कोई रह गए थे बच्चे? अच्छा रख दें, प्रोविजन प्लान ऐसे ही प्रिंट करवा लिया अगर किसी ने लेके जाना है। एंड पे रख दो ना, एंड पे रख दो, इतनी दूर क्या करने जाते हुए, जहाँ पे वो इजीली उठा सकें। फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो सारा कर लो जो मैंने आपको कहा है। आई एम सीरियस, करें, ठीक है।
These items represent future operating losses. These items represent future operating losses arising from future. ये लॉजिक है। इधर मैंने आपको कहा था मस्ट, ये वाली लाइन याद करें, ये वाली, और इधर ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। These items represent future operating losses arising from future business activities and do not create a, therefore they do not meet the recording criteria for provision. ये भी लिख के आए साथ ही, मतलब जनरल आंसर दोनों के याद कर लें, ये मैं कह रहा हूँ। However, where the expectation of future operating loss indicates that carrying amount of, तो फिर आप उसको किससे गुजार लें, मुक गया काम IAS 37 वाला, तो फिर आप उसको किससे गुजार लें बोले, तो इम्पेयरमेंट वाली बात दोनों में लिख के आएंगे। इस तरह वाजे क्लास में बात नहीं हुई थी, लेकिन जब हमने इन सारे पास पेपर को इकट्ठा किया तो फिर बात आ जाके यही बनी है। अच्छा, वैसे ही एक सफ़ा रहता था हमारी किताब का, पेज नंबर बताएं, नोट्स में डाला भी हुआ है मैंने नोट्स में डाला हुआ है पेज नंबर फाइनल अकाउंट का। क्या लिखा हुआ है मैंने उधर, समरी लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर अभी बता देता हूँ। ये सफ़ा को याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो दफा पढ़ लीजिएगा। फाइनल अकाउंट का एक थ्योरी का सफ़ा है, 2000 दरमियान में ढूंढे कहीं सफ़े के एंड पे, 2001 तक स्टैंडर्ड सेटर था इंटरनेशनल, IASC का एब्रीविएशन लिखा हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी होगा फिर IASC का, अगर हमने एब्रीविएशन नहीं लिखा हुआ, खैर है। 2001 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, लेकिन अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गया हुआ है। अब क्या बन गया हुआ है बोले, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 2001 तक कहते थे IAS, लेकिन अब क्या कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब किताब के बाहर IFRS लिखा होता है, लेकिन पुराने स्टैंडर्ड के नाम IAS ही हैं। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी होती थी, जैसे SIC 32, SIC 32 पहले स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी होती थी, वेबसाइट कॉस्ट वाली, लेकिन अब चेंज हो गया। अब अगर कोई चीज उन्होंने इंटरप्रेट करनी है तो उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। बनाओ दूसरा पार्ट।